गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं या केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, केमिकल रिएक्शन के टाइप से। अब इनको वन बाय वन हम और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नया सब्सटेंस बना रहे। क्या बना रहे हैं, एक नया सब्सटेंस, उसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एग्जांपल हम देखते हैं क्या है, कार्बन जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है हमारा गैसियस फॉर्म में है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे दो, एक या एक से ज़्यादा है, दो सब्सटेंसेस हैं, उससे कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एक न्यू सब्सटेंस। क्या बन गया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, H2O मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बता दिया हमने कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा है विथ एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो आगे हम नेक्स्ट रिएक्शन में जाएंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है देखते हैं। इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। क्या बना रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा सिमिलर सब्सटेंसेस। कैसे, ए सिंगल कंपाउंड टूटता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो रहा है, एक सिंगल कंपाउंड टूटकर नए दो या दो से ज़्यादा सिमिलर सब्सटेंसेस बना रहा है, ठीक है। ये कब होगा, जब द डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। ये कब होगा, जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी को सप्लाई किया जाएगा। किस फॉर्म में, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। क्योंकि एक सब्सटेंसेस से अगर आप सोच रहे हो कि बिना किसी एनर्जी के सप्लाई वो नया प्रोडक्ट देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हमें क्या करवाना पड़ता है, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है इस पर। और किस फॉर्म में सप्लाई करते हैं हम, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के फॉर्म में हम क्या करते हैं, एनर्जी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया, क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आगे देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के फॉर्म में देखेंगे। अभी इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस इज डीकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी सब्सटेंस में जैसे डीकम्पोज्ड होता है, कोई सब्सटेंस जब डीकम्पोज्ड होगा, वो किसके द्वारा होगा डीकम्पोज्ड, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब हम उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस। फिर से सुनना, जब हम किसी सब्सटेंस पर इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। क्योंकि डिकम्पोज्ड मैंने बताया अभी कि एक सिंगल कंपाउंड से दो या दो से ज़्यादा नए कंपाउंड बना रहे हैं,
ठीक है, अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, जब हम इस पर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा, टूटेगा, टूटकर दो सिमिलर सब्सटेंस दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं, दो सिमिलर सब्सटेंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, देखते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस डिकम्पोज ऑन हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, हीट देते हैं, तो वहाँ पे वो सब्सटेंस क्या करेगा, डिकम्पोजेस करेगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कह रहे हैं हम उसको, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो, जब हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं या उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, बर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि जिस सब्सटेंस को हम गर्म कर रहे हैं वो डिकम्पोज हो रहा है ना, जब हम उस पर हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो सब्सटेंस है वो दो अलग अलग सब्सटेंस और बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो सब्सटेंस के फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, दो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होगा, व्हेन अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस में हम क्या कर रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में उसको डिकम्पोज करवा रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और इसे क्या कहा जाता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं AgBr में जब इसको हम क्या करेंगे, सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे Ag सॉलिड फॉर्म में आएगा और जो Br है वो आपका किस फॉर्म में आएगा, गैसियस फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हो रहा है, फोटोकेमिकल, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको नोट डाउन करना है। देन हम जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में। किस में, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज अ सीरीज इन विच द मेटल अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। यहाँ पे जो सीरीज़ दे रखी है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की, इनको किस तरीके से सीरीज में अरेंज किया गया है मेटल्स को, इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी को जो रिएक्टिविटी हो रही है मेटल्स की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ठीक है, आप आपकी बुक में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीरीज़ दे रखी होती हैं, मीन्स जो रेफरेंस बुक है उसमें दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर आपका टीन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आ रहे हैं तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, क्या होती जा रही है, इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो क्या है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स हैं ये क्या है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है। हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका रिएक्टिविटी सीरीज़, क्योंकि मेटल जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो
तो ये मैंने आपको पहले समझाया है, बाद में मैं आपको इसके रिएक्शंस समझा रही हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्योंकि ये हमारे बहुत काम में आएगा रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? In a displacement reaction, a more reactive metal displaces or removes another element from a compound। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें से जो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, उसको कौन डिस्प्लेस कर रहा है? मोर रिएक्टिव मेटल। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा और खुद वहाँ पे जाके बैठ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब जिंक क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस करके वो खुद वहाँ पे जाके बैठ जाएगा और क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो इन द एबो रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। सेम एज इट इज़ आपका AgNO3 को रिएक्ट करवा रहे हैं हम जिंक से, तो यहाँ पे जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, इसीलिए जिंक क्या करेगा? आपके सिल्वर को डिस्प्लेस करके वहाँ पे वो खुद बैठ जाएगा। तो इन दी एबो रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो जिंक डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन से जिंक क्या करेगा? सिल्वर को डिस्प्लेस करके खुद बैठ जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अभी हमने रिएक्टिविटी टेबल देखी ना, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिएक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस और रिमूव्स अनदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। ठीक, देन फिर से आप देख लो एक बार, उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट reaction, the reaction in which two different atoms or groups of atoms are displaced by other atom or groups of atoms are double displacement reaction। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो रिएक्शन है, ठीक है, जो रिएक्शन हो रही है उसमें क्या होता है? दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, दो डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स क्या करेगा? डिस्प्लेस्ड करेगा दूसरे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम सल्फेट से बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बेरियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, या आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? जो सोडियम है वो बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद जाके Cl के साथ रिएक्ट करवा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बेरियम क्या हो रहा है? सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक, तो क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट और NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Precipitation reactions occur when cation and anion in aqueous solution combine to form an insoluble ionic solid called a precipitation। क्या होता है? precipitation reaction कब होगा? जब cation और anion aqueous solution में combine होते हैं और एक क्या बनाते हैं? insoluble ionic solid, जो कि soluble नहीं होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? precipitate। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं AgNO3 रिएक्ट विथ NaCl गिव्स अस AgCl और NaNO3। तो ये जो रिएक्शन हुई है ये क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन
आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आप खुद देखोगे कि जब हम दो ऐसे कैटायन और एनायन को एक्वस सॉल्यूशन में कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे एक इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड बनता है। क्या बनता है? एक इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड बनता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो नीचे नीचे बैठ जाता है टेस्ट ट्यूब के। तो वही क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, ठीक, प्रेसिपिटेट। और ये इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप होता है। इस रिएक्शन में क्या होगा? जब H प्लस आयन और OH माइनस कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे क्या बनाता है? H2O के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और क्या होगा? जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे आपस में तो वहाँ पे क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विथ ईच अदर इट गिव्स अस what? Salt and water. So this reaction is called neutralization reaction. For example हमने HCl लिया और NOH लिया। HCl क्या है? एसिड, और NOH क्या है? हमारा बेसिक, ठीक है। H प्लस आयन है, OH माइनस आयन है, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? H2O मॉलिक्यूल, और सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो इन दी एबो रिएक्शन NaCl इज दी सॉल्ट। अब हम एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? जेलिसिल लेते हैं। तो वो जेलिसिल क्या होता है? बेस इन नेचर होता है, ठीक है। उसके जब आप कंपोजिशन देखोगे तो वो क्या होगा? बेसिक, जो आपका बेस होता है वो होता है। तो जब आप जेलिसिल लेते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आपका जो स्टमक में इरिटेशन था वो क्या होगा? कम होगा। तो वहाँ पे जैसे जेलिसिल जाता है तो बेस और एसिड मिलके क्या कर रहा है? पूरे रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, क्विक रिकेप दे रखा है आपको कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने पढ़े हैं, ठीक है। इसमें हमारा थोड़ा हम आगे का और पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी बाय लाइट और हीट। इट इज़ द अपोजिट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जा रहा है? एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी बाय लाइट और हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या होता है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे एनर्जी क्या होती है? लाइट और हीट के द्वारा क्या होती है? रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है, मतलब निकलती हैं बाहर। तो इट इज़ द अपोजिट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम आगे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी देखेंगे कि क्या होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सप्रेस्ड इन अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट और एनर्जी, ठीक है। एनर्जी रिलीज हो रही है तो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है? लाइट और हीट के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल दे रखा है 4Fe प्लस 3O2, तो क्या बना रहा है? 2Fe2O3, ठीक है। क्या बना रहा है? 2Fe2O3, तो मेकिंग आइस क्यूब्स। आप आइस क्यूब्स में भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्स और टेक्स इन एनर्जी इन ऑर्डर फॉर इट टू प्रोसीड। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इसमें हमें एनर्जी की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसकी? एनर्जी की प्रोसेस करवाने में। तो दिस रिक्वायर्ड एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड इन मैनी फॉर्म्स। हम बहुत सारे फॉर्म्स में एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इट इज़ टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग आइस, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या दे रखा है? NH4Cl, H2O, NH4Cl और
हीट, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देना है, हीट को देना है। ठीक, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। तो ये होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको बताइए क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें से हीट रिलीज होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। और एंडोथर्मिक में क्या होती है, प्रोसेस करवाने के लिए, रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस एंड देन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। इन द होल प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, देन वी नो दैट अ रिएक्शन इन विच हीट is released along with the formation of product is known as a exothermic reaction. Thus from the above 2 points we can conclude that respiration is a exothermic reaction. इसके पहले दोनों ही पॉइंट से हम क्या बता रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एनी केमिकल सब्सटेंसेस फॉलोइंग एनी दीज इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे दीज की स्पेलिंग गलत है, आप इसको करेक्ट करना। ठीक, एनी केमिकल सब्सटेंसेस फॉलोइंग एनी दिस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। या तो ऑक्सीजन को आप ऐड करोगे और हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो ये आपका कौन सा रिएक्शन बनेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, एनी केमिकल सब्सटेंसेस फॉलोइंग एनी ऑफ दिस रूल इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन को ऐड करना, ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन में हम बोल सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस ऑकरिंग साइमल्टेनियसली आर नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जब आपके किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस दोनों साथ में हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है, साथ में साइमल्टेनियसली रिएक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है, आप उस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि Fe से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिडक्ट हो रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो गया है, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज समथिंग एल्स।
क्या बताया जा रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस समथिंग एल्स इन द इक्वेशन, द कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो वहाँ पे हमने क्या देखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, किसी अनदर सब्सटेंस को ऑक्सीजन देगा और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन देगा। ठीक है, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक, क्लियर। तो द इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोरोजन। तो कोरोजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच कन्वर्ट्स अ रिफाइंड मेटल टू अ मोर स्टेबल फॉर्म सच एज इट्स ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड। ठीक है, कोरोजन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि क्या करती है, कन्वर्ट करती है रिफाइंड मेटल को टू अ मोर स्टेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में, मोर स्टेबल फॉर्म में। तो सच एज वो क्या होता है, किस फॉर्म में करता है, ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में और सल्फाइड के फॉर्म में। तो कोरोजन क्या है, नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि कन्वर्ट करती है रिफाइंड मेटल को मोर स्टेबल फॉर्म में। कौन कौन से, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड में, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड में। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको कोरोजन बताया है कि क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लियर। देन कोरोजन इंजीनियरिंग इज़ द फील्ड डेडिकेटेड टू कंट्रोलिंग एंड स्टॉपिंग कोरोजन। ठीक है, जो कोरोजन इंजीनियरिंग फील्ड होता है वो क्या, किस पे डेडिकेट करता है, कोरोजन को स्टॉप और कंट्रोल करने में। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कोरोजन कॉजेज डैमेजेस टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो कोरोजन क्या करता है, कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप और जितने भी मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेशली आयरन, इनको क्या करता है, डैमेज करता है। क्या करता है, डैमेज करता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जो आयरन में कोरोजन होता है, मतलब कोरोजन ऑफ आयरन को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। तो and it's a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. हर साल क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हर साल हम लोग उस आयरन के डैमेज को रिप्लेस करने में खर्च कर देते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वनाइजिंग, एनोडाइजिंग एक्सेट्रा। हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं किस तरीके से, पेंटिंग के, ऑयलिंग के, गैल्वनाइजिंग, एनोडाइजिंग के थ्रू हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। गैल्वनाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है स्टील और आयरन को, किससे, रस्टिंग से। किससे, रस्टिंग से। जब हम उसमें क्या करते हैं, एक जिंक की थीन लेयर उस मेटल के ऊपर, मतलब स्टील और आयरन के ऊपर क्या करते हैं, थीन लेयर ऑफ जिंक को कोट करते हैं। ठीक है, क्लियर। देन रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ डेटोराइजेशन इन फैट्स एंड फैटी फूड्स इज ऑक्सीडेशन। रैंसिडिफिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रैंसिडिटी, इज द प्रोसेस विच कॉजेज अ सब्सटेंस टू बिकम rancid, that is having a rank, unpleasant smell और टेस्ट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जब हम कोई ऑयली फूड होता है, ठीक है, अगर उसमें ऑक्सीजन या हवा लगती है, ठीक, मम्मी क्या बोलती हैं कि कोई भी हम नाश्ता बनाते तो उसको पैक करके रखते हैं, ऑयली जो तल कर बनाया जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखते हैं। तो क्यों रखते हैं एयर टाइट कंटेनर में पैक करके, ताकि वो
किसके कांटेक्ट में ना आए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, रैंसिडिटी। तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगे, उसमें से बहुत ही गंदे स्मेल और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको रैंसिडिटी बताई है। जैसे अगर हम चिप्स का पैकेट ले, अगर उसमें नाइट्रोजन गैस को नहीं फिल किया जाए तो क्या होगा, वो चिप्स कुछ ही टाइम में ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ऑयल, उसमें ऑयल है और वो ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है। तो वहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाएगा, रैंसिडिटी। क्या बनाएगा, रैंसिडिटी। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रैंसिडिटी आपको समझ में आई कि क्या है। तो देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, स्टोरेज इन कलर्ड ग्लास कंटेनर्स, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स बाय रे ऑफ लाइट। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो स्टोरेज होता है उसको हम कलर्ड ग्लास कंटेनर में रखते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट हो पाए। ठीक, देन वैक्यूम पैकेजिंग रिटार्ड्स रैंसिडिटी बाय एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन। हम किसकी पैकिंग करते हैं, वैक्यूम पैकिंग करते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन ना इंक्लूड हो पाए। नेचुरली ऑकरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी, बी कैरोटीन एंड विटामिन ई प्रोटेक्ट अगेंस्ट रैंसिडिटी। जो ये नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी है, बी कैरोटीन है, विटामिन ई है, ये रैंसिडिटी से प्रोटेक्ट करते हैं। नाइट्रोजन ऑल्सो सर्व्स एज अ क्वेश्चनेट मिनिमाइज ब्रेकेज ऑफ द चिप्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो चिप्स होती हैं ट्रांसपोर्ट के दौरान, मतलब अगर कोई ब्रेकेज होता है तो उसको प्रोटेक्ट करती है। किसके थ्रू, उसके अंदर हम क्या फिल करते हैं, नाइट्रोजन गैस को। क्या फिल करते हैं, नाइट्रोजन गैस को। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, तो जो वो चिप्स के पैकेट जो होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी हुई रहती है, नाइट्रोजन गैस। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। इसके नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उस तरीके से आपको नोट्स प्रॉपर अपने नोटबुक में प्रिपेयर करते जाना है। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस दे रखी हैं, इसको भी आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और उनके सिंबल्स दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको काम आएंगे, तो आपको इसको याद भी करना है, तो उसको लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।